वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनॉइड कैविटी किसके किसके बीच में जो है प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो स्कैपुला विद एक्रीमियन के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर क्लाविकल विद स्कैपुला के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं, या फिर ह्यूमरस विद स्कैपुला उसे कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, या फिर क्लाविकल विद एक्रीमियन। ह्यूमरस विद स्कैपुला मींस जहाँ पे हमारा ह्यूमरस प्रेजेंट होता है और जहाँ पे हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है, उस दोनों के बीच के कनेक्शन को, आर्टिकुलेशन को क्या बोला जाता है, ग्लिनॉइड कैविटी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ अ मूवमेंट, नो मूवमेंट। इन सब में से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि मूवमेंट नहीं शो करता है, मींस मूवमेंट होता ही नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हैंड में। ये जो हम अपना हाथ मूव कराते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी प्रेजेंट की वजह से हम क्या करा पाते हैं, अपने हैंड को मूव करा पाते हैं, तो इसमें तो मूवमेंट ये शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट की, ये कहाँ प्रेजेंट हो, जैसे हमारे नोज के टिप, ये भी हम मूव करा सकते हैं। ईयर की पिन्ना पे प्रेजेंट होता है, इसका भी मूवमेंट हम करा सकते हैं। तो मीन्स इन दोनों में ये दोनों मूवमेंट शो कर रहे हैं। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट भी मूवमेंट शो करता है। रही बात फाइब्रस जॉइंट की, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट नहीं शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाइज सेल आर रेगुलेटेड by the pituitary hormone known as। सर्टुलाइज सेल जो प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सर्टुलाइज सेल ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सर्टुलाइज सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या प्रोलैक्टिन करता है, या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन करता है, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन करता है। सर्टुलाइज सेल को रेगुलेट कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे सर्टुलाइज सेल यहाँ पे यस आ रहा है और यहाँ पे एफएसएच में भी एस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एफएसएच। इससे कभी कभी कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के नाम हम याद कर लेते तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन किसको कंट्रोल करता है। तो हम इजी तरीके से ऐसे याद कर दे सकते हैं कि सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। यहाँ पे हार्मोन का नाम नहीं पूछा गया है या फिर उस डिफिशियंसी का नाम दिया गया, बस ये जो डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो रही है, कौन से हार्मोन मींस ऐसा कौन सा ग्लैंड है जहां से हार्मोन सिक्रीट होता है और उसकी कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है। क्या पिट्यूटरी की वजह से, या फिर एड्रिनल की वजह से, या फिर पैंक्रियास की वजह से, या फिर थायराइड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, एडीएच हार्मोन प्रॉपरली नहीं सिक्रीट होता है, उस कंडीशन में जो है डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज which of the following is responsible for the control of reflex action। इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता हो, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है क्या मोटर नर्व करता है, या फिर सेंसरी नर्व करता है, या फिर सेंट्रल नर्व करता है, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, हमारा CNS करता है, मींस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस कैल्शियम कनेक्ट। कॉर्पस कैल्शियम किससे कनेक्शन होता है इसका। पहला ऑप्शन है क्या ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट रहता है, या फिर दो ऑप्टिक लोब से कनेक्टेड रहता है, या फिर दो ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्टेड रहता है, या फिर ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहता है। कॉर्पस कैल्शियम विल कनेक्टेड टू अ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किससे कनेक्ट होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कॉर्पस कैल्शियम का कनेक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। इन चार में से हमें ये बताना है कि ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है कोरोइड, दूसरा ऑप्शन है डूरा मैटर, तीसरा ऑप्शन है पाया मैटर, चौथा ऑप्शन है आर्किनोइड।
आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज डूरा मैटर। ब्रेन की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? डूरा मैटर कहते हैं। सभी बच्चे हमें कमेंट सेशन में ये बताएंगे कि इनर मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, और जो है यहाँ पे आउटर का दिया और मिडिल मेम्ब्रेन का नाम बताना है। यहाँ पे ब्रेन की आउटर कवरिंग को तो डूरा मैटर कहते हैं, बट ब्रेन की इनर कवरिंग और मिडिल कवरिंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज बी, डूरा मैटर। The next question is which of the following is an example of mutualism? इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि म्यूचुअलिज्म से बिलोंग करता है? म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। मींस अगर एक स्पीसीज नहीं रहेगी तो दूसरे स्पीसीज जो है उसके बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट और एनिमल, दोनों स्पीसीज टोटली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं सरवाइव कर सकता, अगर एनिमल नहीं होगा तो प्लांट नहीं सरवाइव कर सकता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो। मींस अगर एक स्पीसीज नहीं है तो दूसरे स्पीसीज क्या होगा? नहीं सरवाइव कर सकता। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया, हमें इन चार में से बताना है कि कौन सा म्यूचुअलिज्म से बिलोंग करता है। पहला है वर्म इन इंटेस्टाइन। कोई भी वर्म जो है, कोई भी पैरासाइट अगर हमारे इंटेस्टाइन में सरवाइव कर रहा है तो ये किसका एग्जांपल है? पैरासिटिज्म का। इसमें क्या होता है? उस वर्म को तो बेनिफिट होगा कि हमारी बॉडी में सरवाइव कर रहा है, बट हमें क्या होगा? उससे लॉस होगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये तो पैरासिटिज्म का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बार्नेकल्स ऑन वेल, वेल पे जो बार्नेकल सरवाइव करते हैं, और उसके बाद सी एनिमोन एंड क्लोनफिश, ये दोनों ही किसका एग्जांपल होता है? कमेंसलिज्म का होता है। मींस अगर दूसरी स्पीसीज आके एक स्पीसीज के ऊपर सरवाइव कर रही, ना तो उससे उसको हार्म होगा, ना तो उससे उसको कोई लॉस होगा। रहना है तो रहो, नहीं रहना तो चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। मींस अगर जो है ये क्लोनफिश जो है सी एनिमोन के ऊपर आके सरवाइव कर रहा है तो सी एनिमोन को उस क्लोनफिश से ना तो कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना तो उसको वो कोई हार्म पहुंचा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कमेंसलिज्म का। उसके बाद फिग और वॉस्प बचा है। फिग का जो फ्लावर होता है उस पे मतलब इंसेक्ट, कौन पैरासाइट आगे कौन पॉलिनेशन करते हैं? दैट इज वॉस्प करता है। तो अगर फिग नहीं होगा तो वॉस्प नहीं सरवाइव करता है, वॉस्प नहीं होगा तो फिग नहीं सरवाइव कर सकता है। तो दोनों स्पीसीज क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये किसका एग्जांपल होता है? म्यूचुअलिज्म का। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल ही पूछा गया, तो सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी है पूरी वर्ल्ड में आती है। इट्स शेयर व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है शेयर करता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो 2.4% करता है, या फिर 8.1% करता है, या फिर 10% करता है, या फिर 5% करता है? इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी है पूरी कंट्री में आता है, और ये कितना परसेंट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर करता है? दैट इज 8.1%। ये नीट के पेपर में शायद 3-4 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस टाइप के क्वेश्चन मीन्स इंट्रैक्शन से रिलेटेड, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछाता है। उसमें डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसमें मेन इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम्पल। अगर हमें डेफिनेशन पता होगी तो हम उसका एग्जाम्पल इजिली कनेक्ट करके खुद टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लांट कंजर्वेशन। इन चार में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें हम जर्म प्लांट्स को कंजर्व करके रख सकते हैं? पहला ऑप्शन है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या किया जाता है? हर्बेरियम एक सीट होती है, उसमें क्या किया जाता है? उसमें जैसे कोई भी हम डेड प्लांट लेते हैं या उसकी लीफ लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको सुखा देते हैं, फिर उसको उस पर स्टिक करा देते हैं, फिर उसके बारे में हम लिखते हैं। ये तो नहीं होगा, इसमें जर्म प्लांट्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन में क्या किया जाता है? लिविंग प्लांट को हम कंजर्व करके रखते हैं बोटानिकल गार्डन में। उसके बाद है सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क तो पता है जहाँ पे चिड़ियाघर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को कंजर्व करके। तो बचा क्या हमारा? सीड बैंक। इसका मतलब सीड बैंक में किसको कंजर्व करके रखा जाता है? दैट इज जर्म प्लांट कंजर्वेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, उन्होंने ये नोटिस किया था कि वहाँ की जितनी भी बर्ड्स थी
वो उनकी फिंचेस मीन्स उनकी जो चोंच थी उसका शेप, सबका शेप और साइज क्या था, डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? क्योंकि अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड हैबिटेट पे डिपेंडेंट होती हैं। मीन्स उनका वेजिटेटिव फूड जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फिंचेस का शेप और साइज था वो डिफरेंट था। तो इसमें बताना है कि डार्विन फिंचेस जो है गुड एग्जाम्पल किसका है, क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल है, या फिर वो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल, या फिर एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल होता है? ये डार्विन फिंचेस जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, एडाप्टिव रेडिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज ड्यू टू, एड्स में क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, क्या एड्स में हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर इंटरफेरॉन नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर किलर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, या फिर ऑटोइम्यूनिटी। यहाँ पे दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, एक तो ए वाला और एक सी वाला। ये दो तो बिल्कुल नहीं, उसको हम सबसे पहले कट कर देंगे। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक होते हैं। ऐसा लगता है इन सब में से कोई, दोनों में से कोई एक तो होगा ही, हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं। बट अब हम एड्स के बारे में पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो पैरासाइट है मीन्स जो HIV है, जब कंटिन्यूअस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज जाते हैं। यहाँ पे किलर टी सेल लिखा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, किलर टी सेल के नंबर्स नहीं डिक्रीज होते हैं। तो एड्स में क्या होता है, एड्स में रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम कॉमनली जो है अबॉर्शन भी बोलते हैं, इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हैव हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद अगर हम MTP करा रहे हैं, मीन्स अगर हम अबॉर्शन करवाना चाह रहे हैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो कितने वीक, प्रेगनेंसी के कितने वीक के गैपिंग पीरियड में अगर हम अबॉर्शन करवा लेंगे तो वो सेफ होगा मदर के लिए भी और उसके फीटस के लिए। फीटस की तो डेथ हो ही जाएगी बट सेफ दोनों के लिए होगा। पहला ऑप्शन है क्या 8 वीक के अंदर, या फिर 12 वीक के अंदर, या फिर 18 वीक के अंदर, या फिर 6 वीक के। अगर हम 12 वीक मीन्स प्रेगनेंसी के 12 वीक के अंदर अगर हम अबॉर्शन करवा ले रहे वो सेफ होगा मदर के लिए भी और उसके फीटस के लिए भी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV। ये तो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है कि ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्डम के अलावा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग कॉन्डम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉन्डम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, उसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे चैप्टर के अच्छे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूछे जा चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।